दर पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर हो के शीशा हो, लकड़ी हो के कपड़ा हो, धातु हो के नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो। हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीरे शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੁਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ। रेशम रेशम हर कोई कहता रेशम मुंहों बोलदा, रेशम रेशम हर कोई कहता रेशम मुंहों, रेशम रेशम हर कोई कहता रेशम मुंहों बोलदा। देख मेरी फुलकारी सुदी पिंड ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ देख मेरी फुलकारी रेशमी पिंड विच मच गया शोर। रेशम रेशम हर कोई कहंदा रेशम मुंहों बोलदा। किसी शायर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बाग और फुलकारी की खूबसूरती देखते देखते आंखें नहीं थकती। इन सुंदर रेशमी धागों की कढ़ाई पंजाब की खूबसूरत तहजीब का एक खास हिस्सा है। रंग बिरंगे लाल गुलाबी हरे नीले कच्चे रेशम के धागों की कढ़ाई से सजी बाग और फुलकारियाँ पंजाब की खास तहजीब का एक खास हिस्सा है। इनकी तारीख 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इस फ़न को पंजाब ने आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। तो चलिए नज़र डालते हैं इस खास तारीख पर। अहदे गुज़िश्ता में पंजाब के देहात के काम और यहाँ की बातें दोनों ही बड़ी दिलचस्प थी। यहाँ के घरों के आंगनों से सिर्फ औरतों के कह कहे ही नहीं गूंजते, बल्कि इस फनकारी के कुछ बड़े ही ज़बरदस्त नमूने भी निकलते हैं। आज हमारे साथ रेखा मान जी मौजूद हैं, जो कि सिर्फ एक माहिर ही नहीं बल्कि मेरी पीजी समान है। और आज हम इनसे जानेंगे फुलकारी के बारे में। आज हमें जानकारी देंगी फुलकारी और बाग के बारे में और इनके बीच में फ़र्क क्या होता है। बाग फुलकारी एक ऐसा फ़न है जो पंजाब में सदियों से चला आ रहा है। पंजाब फुलकारी और बाग के नाम से फेमस है। गुरु नानक देव जी के टाइम पर इसे कशीदाकारी कहते थे। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी बाणी में कहा, कट कशीदा पैनन चली तंतु जाने नारी। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सर्वगुण संपूर्ण नारी वही है जिसने अपनी हाथ से बनाई हुई चोली पहनी। मुगलों के समय पर इस कशीदाकारी को गुलकारी का नाम दिया गया, जो कि एक फ़ारसी शब्द है। मुगलों के समय पर बाग फुलकारियों को बहुत बढ़ावा दिया गया। एक बहुत पुराने शायर थे वारिस जट, जिन्होंने इन फुलकारियों को, जिनका नाम गुलकारी था, उन्होंने गुलकारी से इसको पंजाब की संस्कृति में
फुलकारी का नाम दिया। गांव की जो जिंदगी थी फसलों की पैदावार से जुड़ी हुई थी, और जब भी गांव के आदमी बाहर व्यापार करने के लिए, अपनी फसलें बेचने के लिए बाहर जाते थे, तो जब वो अपनी फसल बेचकर आते थे और बहुत खुश होते थे और अच्छा मुनाफा होने पर वो आदमी अपनी औरतों के लिए तोहफे के रूप में खद्दर, रंग बिरंगी लच्छे की गुच्छियाँ, रंग बिरंगे नीले पीले रंग की गुच्छियाँ और डाई किया वो खद्दर लेकर आते थे तोहफे के रूप में, ताकि उनको देखकर उनकी औरतें बहुत ही खुश हों। फुलकारी खद्दर पर काढ़ी जाती है। गांव में बुनकर इसे बुनता था और फिर इसे पीले, लाल वगैरह किसी भी रंग में रंग दिया जाता था। और ये खूबसूरत रेशम के कच्चे धागे, जिन्हें पट भी कहते हैं, ये हर गांव, कस्बे और शहर में आसानी से मिल जाते थे। और ये सस्ता और खूबसूरत खद्दर भी हर इंसान की दस्तरस में था। इस कपड़े पर फूल पत्तियां काढ़ने का रिवाज शुरू हुआ, जो कि बाद में फुलकारी कहलाया। फुलकारी अपने यूज़ के लिए बनाई जाती थी, और खद्दर को जो डाई बुना भी घर पे जाता था और डाई का काम भी खुद ही किया जाता था, और खद्दर डाई करने के बाद उनको पीसीस में फिर सिला जाता था। रूही, ये आप जैसे देख रहे हैं, फुलकारी की जो कढ़ाई की जाती थी वो पट्टियों के रूप में की जाती थी। 45 सेंटीमीटर की पट्टी, 60 इंच की पट्टी काट ली जाती थी और उसके ऊपर कढ़ाई की जाती थी और फिर उनको सिला जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखो, ये सारा हाथ से सिला गया है। ये इतनी पट्टी पर पहले कढ़ाई कर ली गई और कढ़ाई करने के बाद फिर इसको यहाँ से पूरा करके सिला गया। आजकल जो है खद्दर लेकर उसे डाई किया जाता है और उसकी पट्टियाँ नहीं की जाती, वो एक ही पीस में डाई होता है। जहाँ जहाँ हमारे सरदार फौजें जाती थी तो उनकी छावनी भी वहाँ जाती थी। उस समय पे भी जो उनकी औरतें थी वो खाली नहीं बैठती थी, तो उन्होंने इस कला, पंजाब की कला को, फुलकारी को बहुत बढ़ावा दिया, कशीदाकारी को। और इस तरीके से ये पंजाब की कशीदाकारी धीरे धीरे सब गांव में फैलती गई। 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक 150 सालों में ये कशीदाकारी, फुलकारी अपनी चरम सीमा पर थी, और इस तरीके से पंजाब के सारे गाँव में ये फुलकारी फैल गई। बीजेर हमने तरह तरह के नमूने देखे, तरह तरह की कढ़ाइयाँ, तरह तरह की फुलकारियाँ देखी, लेकिन एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो ये थी कि कुछ को हम बाग बोलते हैं और कुछ को हम फुलकारी। फ़र्क क्या है? फुलकारी और बाग में बहुत अंतर होता है। ये जो आप फुलकारी देख रहे हैं, ये इसके नीचे का जो खद्दर होता है ये दिखाई देता है। फुलकारी का मतलब है रंग बिरंगे फूल, फूलों की तरह खिली हुई, उसको फुलकारी कहते हैं। और इस फुलकारी में आपको ये देखो, बेल बूटे, आकृतियाँ बनी हुई, नए नए तरीके से फूल के बॉर्डर बने हुए, ये पक्षियों की आकृतियाँ बनी हुई, ये सब दिखाई देंगी। और इसके नीचे का खद्दर भी आपको दिखाई देगा, इसको फुलकारी कहते हैं। और ये जो आप मेरे हाथ में रूही, ये जो देख रहे हो बाग, बाग का मतलब होता है कि जो नीचे का खद्दर है वो हमें दिखाई ही ना दे। जिसे फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी जिस खद्दर के ऊपर हो जाए, जिसके नीचे का खद्दर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और नीचे का बेस खद्दर ना दिखाई दे, उसको हम बाग कहते हैं। तो जैसे कि बीजी ने हमें समझाया कि बाग और फुलकारी में एक बहुत ही खूबसूरत सा फ़र्क है। फुलकारी जहाँ बिखरे हुए बेल बूटों की कढ़ाई है, वहीं बाग में रेशम का एक जाल सा बिछा दिया जाता है, जहाँ कपड़े की झलक भी नहीं दिखती। लेकिन फुलकारी में हम नीचे का खद्दर देख सकते हैं और बाग में हमें कपड़ा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। रूही, ये जो आप खद्दर देख रहे हैं, इसके ऊपर जो भी धागे यूज़ होते थे वो पट के धागे यूज़ होते थे, और जो पट के धागे यूज़ होते थे ये फुलकारी के रूप में खद्दर पर ही निकाले जाते थे। और ये बिना बट के धागे उस समय फुलकारी के रूप में निकाले जाते थे, और ये धागे भी घर पे डाई करते थे, पर इन धागों को जो रंग है वो कच्चा होता था। और जो फूल निकाले जाते थे उसको फुलकारी कहते हैं, और जो बिल्कुल ढक के महीन एम्ब्रॉयडरी पूरी फूल जाल की जाती थी उसको बाग कहते हैं। इन फुलकारी के धागों को, और जो बिना बटे हुए होते थे, उनको खद्दर के ऊपर निकालना ये कोई आसान काम नहीं था। कोई बहुत ही फनकार
व्यक्ति इनको निकाल सकते थे। फुलकारी और बाग की कढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले कच्चे रेशम के धागे यानी कि पट, ये कई रंगों में मिलते हैं, जैसे कि सुर्ख लाल, हरा, नीला, गुलाबी, केसरी, नारंगी और न जाने कितने दूसरे रंग। और आजकल तो एक पट में कई शेड्स आते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में फुलकारी में कई शेड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन इस खूबसूरत कढ़ाई का राज क्या है, चलिए हमारी माहिर बीजी से जानते हैं। रूही, ये जो आप फुलकारी की कढ़ाई देख रहे हो, ये एक छोटी सी सुई से होती है और ये छोटी सी सुई खद्दर के ऊपर सीधी तरफ से भी इससे कढ़ाई की जाती है और खद्दर के उल्टी तरफ से भी की जाती है। ये जो फुलकारी की कढ़ाई है, ये सीधे त्रोपे से फुलकारी के रूप में होती है। फुलकारी की इस त्रोपे को सीधा त्रोपा या फुलकारी त्रोपा कहा जाता है। ये दोनों तरफ से की जाती है। फुलकारी और बाग को बनाते हुए सीधे त्रोपों के अलावा फुलकारी में और भी कई त्रोपों का यूज़ होता है। फुलकारी और बाग में क्रॉस स्टिच भी आता है, बटन होल स्टिच भी आता है, साटन स्टिच का भी प्रयोग होता है और कच्चे रनिंग स्टिच का भी प्रयोग होता है। इसमें चोप की कढ़ाई का भी प्रयोग होता है, जो दोनों तरफ से एक जैसी कढ़ाई की जाती है। फुलकारी और बाग में विभिन्न प्रकार के त्रोपों का प्रयोग होता है। फुलकारी कढ़ाई की क्वालिटी अगर जांचनी हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे तरोपे की चौड़ाई देखी जाए। चौड़ाई जितनी कम होगी, फुलकारी की कढ़ाई उतनी ही उम्दा मानी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ तरोपों को। पुराने ज़माने की जो औरतें होती थी, उस समय जो वो डिज़ाइन बनाती थी, वो डिज़ाइन उनके दिमाग की उपज ही होती थी। उस समय उनके पास कोई डिज़ाइन की कोई किताबें नहीं होती थी, उनके डिज़ाइन उनके दिमाग में ही होते थे। उनके डिज़ाइन की जो सराउंडिंग्स होती थी, वो घर होता था, बाग होता था, रसोई होती थी, परिंदे होते थे, आकाश होता था, धरती होती थी, आसपास के पक्षी होते थे। और वो अपने भाई बहनों को, भाइयों को भी उनमें उन्होंने सूरजमुखी, जैसे बिरादा बाग, सूरजमुखी बाग, उनको बहुत बढ़ावा दिया। और उनके चारों तरफ जो बॉर्डर्स भी दिए, उसमें भी उन्होंने सुबेर का बाग, गेंदे का बॉर्डर, सूरजमुखी बॉर्डर, इस तरीके से उन्होंने अपनी फुलकारी में डिज़ाइन दिए। अंग्रेज़ों ने रेलगाड़ी चलाई थी, उस गाड़ी को भी उन्होंने अपनी फुलकारी में लाया और उसको रेलगाड़ी बाग बनाया। सारी पुरानी फुलकारियों के जो नाम है वो हमारे घर के आसपास की चीज़ों के ऊपर ही हैं। फुलकारी पंजाब की ज़िंदगी के सिंगार और सलामती की ज़मानत के अटूट रिश्ते का नाम है। माँ बाप अपनी बेटियों को दहेज में बाग फुलकारी ज़रूर देते हैं। इनकी इतनी अक़साम है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे और इनका ताल्लुक़ अलग अलग रिवाजों से है। तो चलिए देखते हैं।
बाग फुलकारी बड़ी ही शगनों वाली है। शादी की हर रस्म में इनका रंग बिखरता है। शादी से चंद रोज़ पहले होने वाली दुल्हन के नाना नानी या मामा मामी उसे चोप फुलकारी उड़ाते हैं। इसमें लाल और पीले रंग के सूती धागे से कढ़ाई की जाती है। मेरे पास भी चोप है, तो चलिए देखते हैं कि आज इसे कौन उड़ता है। रूही, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो चोप है, सबसे पहले तो चोप लाल रंग के कपड़े को डाई करके बनाया जाता था। और जो चोप को बनाने वाली औरतें होती थी वो बड़ी घर की औरतें होती थी, बुजुर्ग औरतें होती थी। सबसे पहले फुलकारी निकाली जाती थी, फिर बाग निकाला जाता था, उसके बाद चोप। तो जो चोप बनाती थी, इसका मतलब उसके ऊपर जो हमारे फनकार औरतें हैं वो बहुत ही उस काम में माहिर हैं। और चोप की सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी कि चोप का जो टांका है वो आगे और पीछे सीधी एक लाइन में होता था। चोप पे कोई बॉर्डर नहीं होता था। चोप के जो बॉर्डर पे वो जो टांका बनता था वो मानव आकृति में बनता था और ऐसे लगता था कि एक औरत और एक आदमी हाथ पकड़े हुए खड़े हुए हैं। और चोप में कुछ उल्टा नहीं होता था, कुछ सीधा नहीं होता था। चोप दोनों तरफ से एक जैसा होता था और उसमें एक ही रंग की विशेषता होती थी। पीले रंग का जो खद्दर डाई होता था उसके ऊपर लाल रंग के धागे से चोप किया जाता था। और चोप की विशेषता ये है कि चोप को माहिर हाथों ने बनाया है। चोप का इस्तेमाल शादी के वक्त बहू को विदा करते हुए भी करते थे। और जब हम नई दुल्हन को लेकर अपने घर में भी आते थे तो सास बहू के ऊपर वेलकम के रूप में बहू को लेकर आती थी कि आपका इस घर में वेलकम है, और चोप उड़ाकर उसको घर के अंदर लेकर जाया जाता था। और जो शादी के टाइम जो दादी थी वो अपनी पोती के लिए चोप बनाना शुरू करती थी और जब उसकी विदाई होती थी तो उसको दहेज में एक शगन के रूप में दिया जाता था। बाग से सजी डोली में जब दुल्हन ससुराल में अपना पहला कदम रखती है तब ससुराल वाले उसका खैर मकदम वरी के बाग से करते हैं। ये बाग सुंदर चटकीले रंगों से बनाया जाता है। नी मुंडा लंबड़ा दा मैनू वांग शुदाया चाके। हाय नी मुंडा लंबड़ा दा, नी मुंडा लंबड़ा दा। रूही, फुलकारी और बाग के बारे में क्या तारीफ़ करूं? ये तो एक मुकम्मल हमें आशीर्वाद मिला हुआ है और जो हमारे विरसे में है। बिल्कुल ठीक कहा बीजी आपने। फुलकारी वाकई में सिर्फ दुआएं हैं जो हमारे पुरखों ने हमें पीढ़ी दर पीढ़ी दी है। मेहंदी दा रंग सुआ लाल मेरे बनड़े दे मत्थे ते। बड़ी उम्र की औरतें सफ़ेद रंग के कपड़े पर कढ़ाई की हुई फुलकारी पहनती हैं। ये फुलकारी सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग के पट से बनाई जाती है। आखिरकार सफ़ेद रंग पाकीज़गी, अमन और सादगी का तर्जुमान जो है। दीजिए, बाग और फुलकारियों के बड़े ही दिलचस्प नाम हमने सुने, लेकिन एक नाम मेरे दिल में उतर गया है, बावन बाग। मतलब हम जानना चाहते हैं कि बावन बाग नाम क्यों पड़ा, इस बात का खुलासा करिए। रूही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सूरजमुखी बाग होता था, बीरादा बाग होता था, तिल्ले का बाग होता था, इसी तरीके से कई तजुर्बेकार औरतों ने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचकर जो बाग बनते थे, हर बाग की एक डब्बी को उन्होंने बाग के ऊपर उतारा और उन सुंदर नमूनों की डब्बियों को एक ही बाग में लेकर उनके 52 डिब्बे बना दिए, जिसको कि बावन बाग कहते हैं। और ये आने वाले हमारी पीढ़ियों के लिए खजाना है, जिनको एक ही बाग के ऊपर 52 डिब्बे मिल रहे हैं और 52 डिब्बे सुंदर एक बाग के रूप में हैं, इसको बावन बाग कहते हैं। रूही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 52 बाग जो एक ही खद्दर के ऊपर निकाले जाते थे, ये आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए कशीदे का एक खजाना है
कि वो 52 बाग ना उठा के एक बाग को ले ले तो उनको 52 बाग के डिज़ाइंस का एक ही बाग के ऊपर पता लग जाएगा। ये हमारे लिए एक अतुल्य खजाना है। ये बहुत ही कमाल की बात आपने हमें बताई, शुक्रिया। दर्शन द्वार फुलकारी मगरबी पंजाब की देन है। इसे मंदिर या गुरुद्वारे में मन्नत पूरी होने पर चढ़ाया जाता है। इसके दोनों सिरों पर दरवाजे और बीच वाली पत्ती के नमूने में एक मर्द और एक औरत खड़े दिखाई देते हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो सभी मुक़द्दस मजहबी इमारत का तवाफ़ कर रहे हों। तो चलिए, अगर मेरा भी कभी इस क्लस्टर में दोबारा आना हुआ तो अपनी मन्नत मैं भी ज़रूर पूरी करूँगी। पंजाबियों को बड़ा ही खुशमिजाज और बड़े दिल वाला माना जाता है। इसीलिए जब भी घर में कोई शादी होती है तब घर में काम करने वालों को एक खास किस्म की हल्की फुलकारी बांटी जाती है। इसे तिल तेरा कहते हैं। इस फुलकारी को तिल तेरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें खद्दर पर तिल के दाने जैसे छोटे छोटे नमूने काढ़े जाते हैं। ये अक्सर गाढ़े लाल, नीले या काले खद्दर पर उकेरे जाते हैं। आप फिलहाल देख सकते हैं मैंने तिल तेरा या फिर इसे त्यालक भी बोलते हैं, ये फुलकारी ओढ़ी हुई है। और ये जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये फुलकारी का कपड़ा 170 साल पुराना है। तो चलिए आपको और भी किस्म की फुलकारियाँ दिखाते हैं। सेंची फुलकारी बठिंडा और मोगा के आसपास निकाली जाती थी और ये फुलकारी बहुत ही आसान तरीके से सीधे तरोपे से निकाली जाती थी। सेंची फुलकारी में जो औरतें कढ़ाई करती थी, उनको कढ़ाई करने का और जो दर्शाने का मुख्य उद्देश्य जो होता था वो आसपास की चीज़ों को दर्शाती थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाती थी। किस तरीके से औरतें चरखा काट रही हैं, किस तरीके से आदमी काम कर रहे हैं, किस तरीके से औरतें खाना पका रही हैं, किस तरीके से पक्षी उड़ रहे हैं। सेंची फुलकारी भी एक मशहूर फुलकारी है जिसमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी औरतें अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिखाती थी। बदलते वक्त के साथ फुलकारी का जो रूप है वो भी बदल गया है। पहले ज़माने में जो फुलकारी होती थी वो बेडशीट्स पर होती थी या ओढ़ने के रूप में होती थी, परंतु अब बदलते वक्त के साथ हमारे फुलकारी के प्रोडक्ट्स भी तरह तरह के बन रहे हैं, जिनमें हमारे सूट्स बन रहे हैं, दुपट्टास बन रहे हैं, कुर्तास बन रहे हैं, वॉल हैंगिंग्स बन रहे हैं, कुशन कवर्स बन रहे हैं, प्लाजो बन रहे हैं, बिजनेस सूट्स बन रहे हैं, स्टॉल्स बन रहे हैं। और बदलते वक्त के साथ इसको आदमी भी अपनी शर्टों पे लेकर आ रहे हैं। तो हमारे फनकारों ने फुलकारी को एक नया रूप दिया है, एक नए डिज़ाइंस दिए हैं।
सलाम करती हूँ उन फनकारों को जिन्होंने इस कला को जीवित रखा और इसको नए नए रूप में, नए नए डिज़ाइंस में हमारे पंजाब में और बाहर के देशों में इसको लेके गए। नज़र सिर्फ हसीन चेहरों को ही नहीं लगती, बल्कि दिलकश बाग और फुलकारियों को भी लग जाती है। बाग फुलकारी की दास्तान और इनकी शक्लें वक्त के साथ साथ बदलती चली गई। इनसे बनने वाली चीज़ें और उनके नमूने भी बढ़ते चले गए और ये खूबसूरत दस्तकारी दस्तकार के महारत का सबूत हैं। और अब फनकार सिर्फ अपने फ़न का इजहार ही नहीं करते, बल्कि खुद को माली रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। फुलकारी के इस विरसे को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने वाले ये फनकार हकीकत में हाल और मुस्तकबिल की आहटों का संगम है और आज ये इस रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इन माहिरों के हौसले को सलाम करती हूँ और आपसे बहुत जल्द किसी दूसरे शहर में मिलती हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।